IVM। हर साल मार्च और अप्रैल का महीना जब पास आता है तो एक टूर्नामेंट सबके जहन में आता है और वो टूर्नामेंट है आईपीएल। 2022 आईपीएल की शुरुआत भी मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी और ये टूर्नामेंट इस बार बहुत खास होगा क्योंकि 10 टीमें इस बार इस आईपीएल में हिस्सा लेंगी। लेकिन आज हम आपको थोड़ा अलग एरा में लेके चलेंगे और वहां पर आपको आईपीएल खिलवाएंगे और कौन सी वो टीम होती जो ज्यादा बेहतर बनती, यानी कि आईपीएल की दो सबसे सक्सेसफुल टीम अगर हम 80 और 90 के दशक में बनाने जाए, यानी चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस की क्या कुछ रूपरेखा होती उस समय, कौन से वो खिलाड़ी होते जो टीम में होते, और क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार ये टॉपिक है पर कि 80s और 90s में अगर आईपीएल होता तो वहां पर किस तरह की टीमें होती, पता नहीं। आज आपको याद है कि नहीं, 97 98 की बात है जब इस तरह का टूर्नामेंट कंसीव हुआ था। और हर एक उस समय हुआ ये था कि हर एक स्टेट टीम में 8 टीमें पिक की गई थी और हर एक स्टेट टीम के साथ जो टॉप स्टेट टीम्स हैं उनके साथ 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स को जोड़ने की बात हो रही थी। हम सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। मुझे याद है बंगाल की टीम बनी थी एक, उसमें हम सब लोग शामिल थे। सौरव वाज देयर, उसके साथ साथ बाहर के 2-3 प्लेयर्स थे। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी हम लोगों ने साइन कर दिए थे। वो भी कुछ उसी हिसाब से टूर्नामेंट होने वाला था जो आने वाले समय में फिर वो आईपीएल में तब्दील हो गया। तो उस वक्त सिर्फ 50 ओवर टूर्नामेंट की बात हो रही थी, इसी पैमाने पर वो टूर्नामेंट होना था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो भी टूर्नामेंट जो कंसीव किया गया था वो भी ललित मोदी द्वारा ही कंसीव किया गया था। और उस वक्त मिस्टर डालमिया थे प्रेसिडेंट। फिर पता नहीं किस कारण से वो टूर्नामेंट चला नहीं, पर उसमें भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए थे। 8 स्टेट टीम्स को सिलेक्ट कर लिया गया था। उसमें दिल्ली थी, मुझे लगता है कर्नाटका एंड मुंबई एंड कैलकाटा, इस तरह की करीब 8 टीमें थी। और सभी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जो वनडे खेलते थे उस समय, राजीव और अयाज, और वो सब उस टीम में शामिल थे। उसके साथ साथ हर एक टीम को 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स ऐड करने थे। ये सारी चीजें हो गई थी। अगर उस वक्त भी शुरू हो जाता ये तो अब हो सकता है कि T20 टूर्नामेंट ना हो पाता, पर कम से कम ये 50 ओवर टूर्नामेंट का भी एक नया रुख हमें देखने को मिलता। बेशक बेशक सभा क्यों, एक मिनट राजीव की ललित मोदी की इन्होंने बात की और मुझे याद है कि मेरे ख्याल से 99 या 2000 में वो वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, और वो बहुत जोर लगा रहे थे कि ये एक फॉर्मेट आ जाए वनडे क्रिकेट के लिए, लीग बेस्ड क्रिकेट, जो क्योंकि वो अमेरिका में पढ़े हुए थे और उन्होंने देखा था मेजर बास्केटबॉल लीग एमबीएल प्लस एनबीए और कुछ उसी तरह का माहौल यहाँ पर पैदा करने चाह रहे थे। लेकिन उस वक्त ओडीआईस के पीछे और काफी केबल टीवी नया आया हुआ था, वर्ल्ड टेल ने मार्केट खोल दिया था और टेलीविजन राइट्स बहुत गैलप कर रही थी, और T20 जब तक आया नहीं था मेरे ख्याल से, तब जब T20 आया और ऐसा लगा कि शायद चैलेंजर्स आएंगे विद इन द इंडियन सिस्टम। आपको याद होगा कि इंडियन क्रिकेट लीग भी शुरू हो गया था, तब जाकर ये डिसीजन लिया कि एक T20 टूर्नामेंट बनाए और उसके साथ ओवरसीज प्लेयर्स को बुलाएं और एक लीग फॉर्म करें। तो चलिए, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हमने 80 और 90 के दशक में आईपीएल कराने की थी और क्योंकि सभा भाई और अयाज सर हमारे साथ हैं, तो अब सभा भाई मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। क्योंकि 2 टीमें बनानी और दोनों टीमों के लिए 4-4 खिलाड़ी अगर आपको ढूंढने हो विदेशी, तो कौन से वो खिलाड़ी होते हैं 80 और 90 के दशक के? मुझे तो पहले वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे थे। देखिए 3-4 नाम तो आसानी से आप ले सकते हैं। सबसे पहला मुझे लगता है ऑलराउंडर्स की लिस्ट अगर हम तैयार करेंगे तो सभी जो मशहूर ऑलराउंडर्स थे उस जमाने के, उन सबको आप शामिल कर लीजिए, चाहे वो कपिल देव हो, रिचर्ड हेडली हो, इयन बॉथम हो, इमरान खान हो, इस तरह के। क्लाइव राइस एक दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे, वो भी काफी साल उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेला एक ऑलराउंडर के रूप में। इस तरह से कई सारे ऑलराउंडर्स हैं जिनका जो इस टीम में शामिल हो जाते राजीव, और ये भी इनकी भी जो स्टेक्स हैं बहुत ज्यादा हाई रहते। तो उस प्रकार से कई सारे मुझे लगता है कि तब भी ये एहसास हो गया था लोगों को कि ऑलराउंडर्स की अहमियत कितनी ज्यादा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि कई सारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो उस टीम में जरूर शामिल हो जाते। उसके साथ साथ जो आपके टॉप क्वालिटी और टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, चाहे वो अब सचिन तेंदुलकर के पहले अगर आप देख लें तो कई सारे उस तरह के खिलाड़ी लाइक जिमी अमरनाथ हो गए। मैं भारत के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। के श्रीकांत हो गए, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी तो मुद्दा ये है कि सभा भाई 4-4 प्लेयर ही आपको रखना है। अब सपोज करें आप मुंबई की टीम बना रहे हैं या आप चेन्नई की टीम बना रहे हैं और आपको 4 ही विदेशी खिलाड़ी रखना है,
मतलब प्लेइंग 11 में खिलाना, आप ले भले ही कितने सकते हैं, तो कौन से वो 4 खिलाड़ी होते हैं जिनको आप प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, और कितना बड़ा पूल आप उस समय का रखते हैं? तो मैं चेन्नई की टीम के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, फिर अयाज सर के पास आएंगे, मुंबई की टीम इनसे बनवाएंगे जरा। तो आप बताएं जरा, चेन्नई के लिए 4 विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में, और टोटल अगर 8 चुनने होते तो फिर कैसे आप करते? ये हम 80s और 90s की बात कर रहे हैं ना राजीव? जी, 80s और 90s में बस। ओके, मार्क वॉ, जी, स्टीव वॉ, और बाहर में मेरे लिए इयन बॉथम और रिचर्ड हेडली। ये 4 खिलाड़ी आप चुनते हैं प्लेइंग 11 में। चलिए टोटल हम्म। पूल पे भी आएंगे। अयाज सर, आपको मुंबई की टीम बनानी हो तो आप 4 विदेशी खिलाड़ी कौन होते हैं आपकी टीम में? मेरे ध्यान में सबसे पहले आ रहे हैं 3 बल्लेबाज एक्चुअली। एक है जी, विव रिचर्ड्स, जी। दूसरे हैं जावेद मियाँदाद और तीसरे हैं डीन जोन्स। जिस तरह का अच्छा। उनकी मास्टरी थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, या बैटिंग हो या रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, फील्डिंग हो, जो भी हो, जो उनकी सोच थी वो डिफाइन की किस तरह से वनडे क्रिकेट खेला जाएगा, और यानी कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। और चौथा प्लेयर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से मैं चूज करूंगा एक्चुअली जोएल गार्नर को। अगर अच्छा। वो क्योंकि वो ऐसे गेंदबाज थे जो शुरू में डालना हो गेंद या डेथ ओवर्स में डालना हो, वो बहुत किफायती बॉलिंग करते थे और विकेट्स भी उठाते थे। तो ये 4 प्लेयर मेरे तरफ से हो गए। तो अभी अब देखा जाए तो बैलेंस अयाज सर ज्यादा बेहतर चुन रहे हैं, उन्होंने बढ़िया गेंदबाज भी ले लिया सभा भाई, और अब बैट्समैन उन्होंने बड़े क्लासिक चुने हुए हैं तीनों, जावेद मियाँदाद, डीन जोन्स और विव रिचर्ड्स। अब क्योंकि 4-4 आपने चुन लिए प्लेइंग 11, लेकिन अगर इनको रिप्लेस करना हो सभा भाई, तो और आपका पूल बड़ा हो, जैसे आप 18 या 20 का स्क्वाड बनाते हैं, तो अगले 4-5 खिलाड़ी और कौन से हो सकते थे विदेशी, फिर हम देशी खिलाड़ियों पे बात करेंगे। देखिए, मार्क वॉ का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में अगर देखना होता तो मैं गॉर्डन ग्रीनिच को लेता। वो जी। पावर स्ट्राइकर हैं, पावर हिटर हैं, बहुत ही फियर्स कॉम्पिटिटर थे, तो वो मेरे लिए एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाते। अब पेस बॉलर्स में चूंकि मैंने 2 ऑलराउंडर्स चुन लिए हैं इस टीम में, अगर मुझे उनको एक रेगुलर पेस बॉलर से चेंज करना होता तो फिर मैं माइकल होल्डिंग को अपने टीम में रखता, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, एक अटैकिंग बॉलर है। और दूसरा मेरा नाम आता है मैल्कम मार्शल का, कि उनके पास गति है, छोटे कद के जरूर थे पर वो फ्रंट ऑन एक्शन था उनका, और वो अपने गति से उस जमाने के क्या मॉडर्न डे प्लेयर्स को भी भगा सकते थे। तो ये मेरे रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हो गए। और स्टीव वॉक को अगर मुझे किसी को रिप्लेस करना हो तो फिर मैं माइकल बेवन को लेता, कि माइकल बेवन के अंदर वो कला थी मैच को फिनिश करने की, और वो बहुत ही कई बार मैंने देखा है कि T20 में आपको भी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करे और जो अंत तक डटा रहे और अंत तक मैच जिता कर ले जाए। चाइनामैन गेंदबाजी भी करते थे वो। वो अच्छा था, मेरे लिए वो 2-3 ओवर डाल सकते थे, तो जी। तब मेरा कॉम्बिनेशन काफी सही हो जाता। तो अयाज सर के पास आओ, उससे पहले हर्ष जैन ने अपने जो 4 प्लेयर बताए बड़े इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है ब्रायन लारा, शॉन पोलक, जैक कैलिस और क्लाइव लॉयड को वो रखते हैं अपनी प्लेइंग 11 में, अगर उनको टीम चुननी होती। पर जैक कैलिस तो 90s में थे नहीं, जैक कैलिस उसके बाद आए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सब ने एक नाम भूल गए हैं जो जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के मेरे ख्याल से शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे, जोएल गार्नर के, शायद जोएल गार्नर से भी आगे, वो है वसीम अकरम। अगर आप मैं अगर नाम चूज करूं तो वसीम अकरम डेफिनेटली मेरे टीम में आ जाएंगे। उनके अलावा मैल्कम मार्शल, मैं 2 गेंदबाज यहाँ चूज कर रहा हूँ। वसीम अकरम लेट ऑर्डर बैटिंग भी कर लेते हैं। एक बल्लेबाज जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया और काफी लंबा उनका जीवन था, और बहुत से लोग आजकल के लोग शायद उन्हें नहीं याद करते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता उनकी बल्लेबाजी। ग्रैहम बूच, जिस तरह से उन्होंने 1987 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया को हराया था स्वीप करते हुए स्पिनर्स को वानखेड़े में, और उसके अलावा 300 रन भी बनाए टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ। तो ये 3 प्लेयर्स तो डेफिनेटली मैं चूज करूंगा, मार्शल, वसीम अकरम एंड ग्रैहम बूच। और मैं एक्चुअली बिकॉज आई एम सच अ ग्रेट फैन, जो उनकी बल्लेबाजी थी, जैसे सबा ने माइकल बेवन को चूज किया, मैं एक लेफ्ट हैंडर को चूज कर रहा हूँ, वो है डेविड गावर। उनकी बैटिंग में एक जादू था और बहुत ब्रिलियंट फील्डर थे, और मेरे ख्याल से उनके टीम में रहने से एक जो चमक आ जाती है बैटिंग लाइनअप पे, वो मिलती थी आपको। ठीक है यार सर, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया में आईपीएल हो रहा है 80 और 90 के दशक में, तो स्पिन डोमिनेटिंग आईपीएल होगा, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो स्पिनर कौन ज्यादा अच्छा खेलता था, क्या ये भी आपके जहन में है जब आप टीम बना रहे हैं अपनी? क्योंकि अभी मॉक ड्रिल करके आ रहे हैं ऑक्शन का सबब भाई, तो ये सारा डिस्कशन हो रहा होगा वहां पे कि हिंदुस्तान में आईपीएल होता है तो आप कैसे खेलते हैं, या सब साउथ अफ्रीका जाएगा या श्रीलंका जाएगा, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? क्योंकि 80 और 90 के दशक में हिंदुस्तान में क्रिकेट
और T20 क्रिकेट आपको खेलनी है। क्या ये जहन में होगा आपके कि जब आप अपनी टीम चुनने बैठेंगे? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है आपकी लॉजिक कि स्पिनर्स जो है वो ज्यादा फायदेमंद हो गए इंडियन पिचेस पे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो अब्दुल कादिर या मुश्ताक अहमद के अलावा आपको कोई खास स्पिनर्स नहीं मिलते हैं विश्व में उस दौरान। आपको जितने भी स्पिनर्स मिलेंगे वो एक्चुअली इंडिया से ही मिल जाते हैं। तो आपको ओवरसीज में खोज, वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर्स नहीं थे, इंग्लैंड के पास स्पिन खेलने वाला अच्छा तो चाहिए है सर, अगर आप बाहर से ला रहे हैं। हाँ, बट मेरे ख्याल से अगर आप बैलेंस बनानी है टीम की तो उन दिनों 80s एंड 90s में इंडिया के पास पेस बॉलिंग की इतनी ताकत नहीं थी, फास्ट बॉलर नहीं थे, स्पिनर्स तो थे। और ओवरसीज से अगर आपको लाना है, फिलहाल जो है हमारे पास तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उन दिनों इंडिया के पास स्पिनर्स जो थे वो शायद सबसे बेहतरीन थे विश्व में। वेंकटपति, राजू ले लें, कुंबले ने भी शुरू कर दिया था, मुरलीधरन आगाज किया था, मुरलीधरन, शेन वॉर्न भी आ गए थे, शेन वॉर्न भी आ गए थे। शेन वॉर्न ने तो आईपीएल खेला भी है ना, शेन वॉर्न ने काफी अरसे तक, शेन वॉर्न और मुरलीधरन, मैं ऐसे प्लेयर्स को चूज कर रहा हूँ जो आईपीएल नहीं खेले हैं। अगर आप शेन वॉर्न और मुरलीधरन को अगर इंक्लूड करते हैं, डेफिनेटली वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉलर है। क्या सभा भाई आपने जो बैट्समैन चुने आपके जहन में, क्योंकि मैं देख रहा था आपने मार्क वॉक को लिया, वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, फिर आपने माइकल बेवन को लिया, वो बहुत स्पिन अच्छा खेलते थे। क्या ये एक स्टीव वॉक, क्या ये क्राइटेरिया रहा जब आप टीम चुन रहे हैं अपनी 80s और 90s की आईपीएल? जरूर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है राजीव, जब आप बल्लेबाज को पिक करते हैं आपको ध्यान ये भी देना होता है कि इसका स्ट्राइक रेट टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स के विरुद्ध कैसा है और टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कैसा है, वो भी कंडीशंस को ध्यान में रखकर। कि जनरली आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बिग बैश में शानदार रन बनाए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में हो सकता है रन बनाए हो, पर ये सभी खिलाड़ी जब भारत आते हैं स्पिनर्स के सामने, वहां वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक तो दबाव बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ विकेट अगर थोड़ी बहुत टर्न करने लगती है तो फिर उनको परेशानी होती है। इसी वजह से ध्यान ये देना होता है कि कौन ऐसा प्लेयर है जिसने एशियन सब कॉन्टिनेंट में आके स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छे रन बनाए हैं, स्पिनर्स के विरुद्ध उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो उसका मुझे लगता है कि स्टेक्स ऊपर हो जाता है। तो हर एक टीम का प्रयास यही होता है कि उस तरह के प्लेयर आपको चाहिए अपने टीम में। तो ऐसे खिलाड़ी उस जमाने की भी मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने भारत में आकर या फिर एशिया में आकर रन बनाए होंगे टॉप क्वालिटी स्पिनर्स के विरुद्ध, उनको मुझे लगता है कि ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसी वजह से स्टीव वॉ हो गए, मार्क वॉ हो गए, मार्क वॉ आपको याद होगा शानदार तरीके से स्टेप आउट करके वो खेलते थे। स्पिनर्स को कभी भी ये ऐसा प्लेयर था उस जमाने का जो मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों से भी बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा अच्छे तरह से उस स्पिनर्स को खेलता था, क्योंकि वो हमेशा स्टेप आउट करके खेलते थे। स्टीव वॉ के पास वो कला थी कि जब भी स्ट्राइक रेट बढ़ाना हो तो वो स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया था। स्टीव वॉ और हांसी क्रॉनियर, ये दोनों प्लेयर्स ने वो स्टॉक स्वीप शुरू किया था। और आपको याद होगा राजीव के मुरलीधरन को के रिदम को ब्रेक करने के लिए बहुत ही शानदार प्लॉय इस्तेमाल किया था स्टीव वॉ ने, वो स्लॉग स्वीप कर करके। एक्चुअली दो नाम और देना चाहता हूँ, दोनों ही स्पिनर्स नहीं है, एक्चुअली दोनों फास्ट बॉलर्स है, लेकिन एक जो है बहुत ही बड़ा नाम है, वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर्स, इमरान खान को हम भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक्चुअली 80s में पूरा डोमिनेट किया था, इंजरी के बावजूद जो उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस है, खास करके पाकिस्तान में जहां पर पिचेस इतनी हेल्प नहीं करती है, जिस तरह से उन्होंने तेज गेंदबाजी की, कैप्टनसी की, बैटिंग कर लेते थे। तो आप ऑलराउंडर्स को अगर देखते हैं उस दौर के, आप इयन बोथम और रिचर्ड हैडली को अगर इंक्लूड करते हैं तो इमरान को बाहर नहीं रख सकते, और कपिल तो है ही इंडिया के, कपिल देव। और दूसरे जो थे तेज गेंदबाज जो बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट किया और बहुत सफल रहे जहां भी वो खेले, वो थे एलन डोनाल्ड। तो मैं नहीं मानता हूं कि अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हो जो 140-145 डालते हैं और उनके पास स्किल भी है, स्विंग कराते हैं, सीम कराते हैं, रिवर्स करवा सकते हैं, जैसे कि एलन डोनाल्ड है, शॉन पॉलॉक है, वसीम अकरम है, तो उनको आप पिचेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, वो उनको पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप स्लो पिच भी बना देते तो इमीडिएटली विकेट ले लेते थे। तो ऐसे प्लेयर्स को आप बाहर नहीं रख सकते। देखो राजीव, 80 और 90s ना बहुत बहुत बड़ा दशक हो जाता है, 10-20 साल का दशक है ये। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ 80s पे ध्यान देंगे ना तो ये बहुत सारे पेस बॉलर्स या बैटर्स जो है वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि 80 में भी जो कला थी खिलाड़ियों की वो अद्भुत थी, उसमें कई सारे आपको विकल्प मिल जाएंगे। और फिर 90s में तो चलिए वो मॉडर्न एरा की शुरुआत हो गई थी।
बिल्कुल। और इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 80 और 90 के दशक में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिक सकता था, इस पर बातचीत करेंगे। और भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से होंगे अयाज सर की टीम में, यानी जो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चेन्नई की टीम जो सभाबाई बना रहे हैं, वहां पे इंडियन प्लेयर्स, उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होने वाला है। इस पे आगे बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. ब्रेक के बाद For एक new बार फिर episodes आपका every स्वागत week, है। check out अयाज the सर और Edges and सभा सर के Sledges साथ Cricket आप देख Podcast रहे हैं और on the सुन रहे IBM हैं app, खेल नीति। website, or अयाज wherever you सर, get अब your बड़ा podcasts. इंटरेस्टिंग की फेज आ गया है ऑक्शन का, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी तो हो गए, अब देसी खिलाड़ियों की बात कर ले। सबसे पहले अगर बैट्समैन चुनने हो, अगर आपको 5 अपनी टीम में और 5 सभाबाई को, बैटिंग कैटेगरी से ही शुरू कर लेते हैं। 80 और 90 के दशक में भारतीय बल्लेबाज जो आपको लगता है बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते थे T20 फॉर्मेट में। और बम्बई से होना जरूरी नहीं है, मुंबई से होना, कहीं से नहीं, वो तो आप कहीं से ले सकते हो, तो ऑक्शन है अभी तो मेरे सबसे पहले चॉइस एक्चुअली होते मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो जिस तरह से वो खेलते थे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, खास करके जो उनकी फील्डिंग थी, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन थे और अपने उरूज पे थे उस वक्त 80s में, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से वो मेरे नंबर 1 चॉइस हो गए। उनके अलावा कुछ हद तक मैं कहूंगा कि संदीप पाटिल ने वनडे क्रिकेट में काफी इम्पैक्ट किया था, या पावर हिटिंग में जिस तरह से वो खेलते थे। उनके साथ साथ दिलीप वेंगसरकर, थोड़ा सा हल्कापन आता है फील्डिंग के बारे में अगर सोचे, लेकिन 80s की फील्डिंग स्टैंडर्ड से ले तो इतना बुरा नहीं था। आजकल की फील्डिंग स्टैंडर्ड में वो फिट शायद ना हो, लेकिन ये 3 प्लेयर्स तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में इमीडिएटली आते हैं। उनके अलावा देखिए बहुत से T20 के लिए बहुत से विकल्प आ जाते हैं। कीर्ति आजाद, अगर आपको पावर हिटिंग चाहिए, नंबर 6 या नंबर 7 पे खेलते हुए। 4 हो गए आपके कीर्ति आजाद को लेके। कीर्ति आजाद, संदीप पाटिल, अजहरुद्दीन एंड दिलीप वेंगसरकर। एक नाम बच रहा है आपके पास, और आपने विकेट कीपर भी नहीं लिया। आपने बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी चाहिए आपको टीम में। संदीप या कीर्ति की जगह मैं एक्चुअली कपिल देव को ले लूं, बिकॉज़ ही वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर अपने जमाने के। और विकेट कीपर बैट्समैन आप सैयद किरमानी से आगे नहीं सोच सकते जी, जिस तरह से उनकी कला थी। 90s में आया सबा करीम, लेकिन उसके पहले जो थे वो सैयद किरमानी। नहीं, मैं होता है अगर मुझे बनानी हो तो मैं सभाबाई को जरूर रखता, बिकॉज जिस तरह की डोमिनेटिंग बैटिंग वो करते थे 80 और 90 के दशक में, तो मेरे विकेट कीपर बैट्समैन तो होते सभाबाई टीम में। सभाबाई जी बताएं 5 खिलाड़ी मेरे लिए। मैं ओपनिंग से शुरू कर रहा हूँ। 5 प्लेयर मेरे कौन हो गए? मैं इस समय बैटर्स की बात कर रहा हूँ। श्रीकांत, क्योंकि उस समय उस तरह का प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी देखने को मिला नहीं था, जो पेस बॉलर्स को भी ओवर द टॉप मार सकता हो। फील्ड अगर आप सामने लगा के रखे हैं तो ऊपर मार ले। और चीका, अगर मुझे क्विक टाइम पावर प्ले में, अगर एंड ऑफ पावर प्ले मेरा स्कोर अगर 40-50 हो जाए, इसका मतलब है कि मेरी टीम का प्लेटफॉर्म बन गया है जी। उसके साथ साथ मैं खिलाता दूसरी छोर से रमन लांबा को, बहुत ही शानदार ओपनिंग बल्लेबाज, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए मॉक ड्रिल का कमाल है यार सर, मॉक ड्रिल का कमाल है ये सर। पिछले 3 दिन से चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो बड़े सोच समझ के टीम आ रही है। रमन लांबा, वाह क्या सिलेक्शन है। रमन लांबा से बड़ा वनडे प्लेयर या फिर शॉर्टर फॉर्मेट का खिलाड़ी मैंने देखा नहीं। मैंने क्लब क्रिकेट खेला है उनके विरुद्ध मैंने इंटर स्टेट मैचेस खेले हैं। बंगाल में जाकर उन्होंने क्लब क्रिकेट खेला है, बांग्लादेश में जाके क्लब क्रिकेट खेला है, और सबसे बड़ा प्रोफेशनल अगर कोई हुआ है भारत की तरफ से तो वो है रमन लांबा। गॉड ब्लेस हिज सोल, वंडरफुल मैन, ग्रेट फाइटर, ग्रेट कॉम्पिटिटर ऑन द फील्ड, और फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था। ये भी एक बहुत एडिशनल एडवांटेज रहता। तो ये हो गए मेरे, ये 2 मेरे पावरफुल ओपनर्स हो गए। उसके बाद नंबर 3 पे मुझे चाहिए एक प्लेयर, जिमी अमरनाथ जैसा, जो बहुत ही शांत तरीके से, उनको पता है मुझे मैच किस तरफ ले जाना है। और जिमी पाजी में ये वो एबिलिटी थी कि वो बहुत जल्दी अपने गेम को बदल सकते थे सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, तो ये मेरे 3 जो टॉप प्लेयर है ना, वो उनसे मैं उम्मीद करता कि ये तीनों प्लेयर मिला जुला के, मतलब इंडिविजुअली मुझे 350-400 रन दे पूरे के पूरे आईपीएल टूर्नामेंट। ये मेरे 3 प्लेयर बैंकर्स हो जाते मेरे लिए।
जी उसके बाद मेरे लिए 4-5-6 मुझे ऐसे प्लेयर्स चुनने होंगे जिनका स्ट्राइक रेट 140 150 के ऊपर हो। तब हम्म यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मुझे लगता नहीं कि उस समय उस जमाने में हमारे पास कुछ उस तरह का प्लेयर था। तो मैं बस ध्यान लगा रहा हूँ कौन कौन से ऐसे नहीं, खिलाड़ी यशपाल हैं जो शर्मा जी को रख सकते थे आप, मैं अ, आपको दे रहा हूँ ऑप्शन। यशपाल जी एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं। यशपाल वुड जी बी वेरी गुड एट नंबर 4। कीर्ति का नाम सही लिया अयाज ने। कीर्ति आजाद वुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट। एक और खिलाड़ी जो मुझे लग रहा है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा विकेट कीपर बैटर होता है, वो है चंद्रकांत पंडित। वेरी यूजफुल, हाँ अनऑर्थोडॉक्स, स्वीप करना, तब अगर अगर उसको बोल दिया था कि रिवर्स स्वीप भी आप करने लगी तो चंदू वो भी करना शुरू कर देता। हाँ, और जी पीछे से वो कीपर चाहिए जो बहुत कुछ बोलने वाला हो। तो जी इस तरह से मेरे पास ये 4 या 5 खिलाड़ी हो गए। एक और खिलाड़ी क्योंकि जो मैं रिजर्व में रखता हूँ, जिनके जी बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, माय गुड ओल्ड फ्रेंड, नॉट अमंग अस एनीमोर, वीबी चंद्रशेखर। हाँ वंडरफुल प्लेयर, एक्सीलेंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। मुझे एक दो पारियां उनकी याद है, जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेलते थे। एक पारी आपको याद होगी अयाज, रेस्ट ऑफ इंडिया गेम 1988 आई थिंक 89। We rest of rest of India was chasing 350 360 on at Chennai on fifth day, and we had an excellent. I was playing for rest of India, and rest of India was Tamil Nadu. मैं रिजर्व में था। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में बॉलिंग अटैक में हीरवानी, आई थिंक एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर मे बी वेंकटपति। शानदार हमारे स्पिन अटैक था। उसके सामने लास्ट डे ही गॉट अ ब्रिलियंट 100। उसी बेसिस पे उनको टीम में चुना गया था। तो बेहतरीन हाँ। शॉर्टर फॉर्मेट प्लेयर। चलिए अब क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर पे भी बात कर लेते हैं। अया सर, कौन से वो स्पिनर्स होते जो आपकी टीम में होते हैं? क्योंकि फास्ट बॉलर्स आप दोनों ने रख लिया है, बाहर के जो तेज गेंदबाज हैं, क्योंकि उस समय स्पिन गेंदबाजी का बोलबाला था, तो आप किसको रखना पसंद करते हैं? स्पिनर्स का मेरे स्क्वाड में मसला तो है, क्योंकि मैंने काफी कुछ फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड किया है। अगर आप 20 साल पहले चले जाते तो मैं सलीम दुरानी का नाम ले लेता, क्योंकि वो परफेक्ट चॉइस होते T20 क्रिकेट में एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन मुझे लगता है कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो नहीं है, लेकिन आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जरूर है। आप रख सकते हैं। जी 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 80s और 90s में एक स्पेल में एक पीरियड में काफी इम्पैक्ट किया था वेंकटपति राजू ने, जो मेरे ख्याल से तो ज्यादा खेलना चाहिए था इंडिया के लिए, लेकिन शायद मौका नहीं बना। लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज थे, फील्डर भी अच्छे थे, और उनके अंदर स्पिरिट अच्छी थी खेलने की। तो वो मेरे लिए एक स्पिन। अगर एक ऑलराउंडर की बात करें, कुछ हद तक बॉलिंग ऑलराउंडर अरशद अयूब, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के लिए नहीं खेला, लेकिन साउथ जोन और हैदराबाद के लिए काफी अरसे तक खेला, और बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर थे वो भी। तो ये दो गेंदबाज जो है स्पिनर्स मेरे ध्यान में आते हैं, अगर इस तरह से उनको टीम में फिट करना है या स्क्वाड में। सबा भाई, आपके दो स्पिनर कौन होंगे? आंख बंद करके मेरे दो स्पिनर्स होंगे, एल शिवरामकृष्णन और मनिंदर सिंह। कोई सानी नहीं है इन दोनों स्पिनर्स के सामने। एल शिवरामकृष्णन जेन्युइन लेग स्पिनर, अटैकिंग लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर फॉर मी। उसके साथ साथ ब्रिलियंट फील्डर, वंडरफुल एडिशन टू द टीम, ग्रेट विद द बैट। ये दोनों मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, हम दोनों ने एक साथ खेलना शुरू किया था अंडर 19 क्रिकेट। मनिंदर सिंह अगेन वंडरफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर। मुझे लगता है कि बिशन पाजी के बाद अगर कोई जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई भारत में आया था जिसका शानदार एक्शन था, वो है मनिंदर। मनिंदर एट हिज पीक वाज arguably the best spinner, left arm spinner in the world, if you ask me. Again, a great fielder and a very useful and handy bat down the order. तो मेरे हिसाब से ये दो स्पिनर्स मेरे टीम में जरूर शामिल होते, क्योंकि ये दोनों मुझे 4-4 ओवर देते हैं, और ये 4-4 ओवर्स में 8 ओवर है। मुझे ये दोनों के दोनों अटैकिंग और विकेट टेकिंग बॉलर है। मुझे और सबा भी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अजय शर्मा भी बहुत महंगे बिकते उस टाइम पे, जिस तरह से वो खेलते थे, जिस तरह के वो 4 ओवर डालते थे, और स्पिनर जिस तरह का 4 वो। रवि शास्त्री को हम लोग क्यों भूल रहे हैं? रवि शास्त्री भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं T20 फॉर्मेट के लिहाज से। बड़ी हिट्स मारते थे, 4 ओवर अच्छा डालते थे। फील्डिंग जरूर कंसर्न हो सकता है, लेकिन वो स्लाइड डॉल्फिन डाइव तो अच्छी मारते ही थे यार सर। बेशक नहीं, मैं इसलिए इशारा कर रहा था कि रवि को हम कैसे भूल सकते हैं चैंपियंस। और हालांकि उनका एक इमेज जो बनाया गया एज अ डिफेंसिव बैट्समैन, और एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैरी सोबर्स के अलावा वो है। मैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, तो उनका वैल्यू एज अ यूटिलिटी प्लेयर बहुत है। लेकिन सभा ने बिल्कुल एक्चुअली मुझे स्टंप कर दिया, बिकॉज़ ये तो नाम मनिंदर सिंह और एल शिवरामकृष्णन बहुत ही मजबूत नाम है इंडियन क्रिकेट में। हालांकि
तो उनके करियर जो अगर आप देखें तो शायद उन्होंने उतना नहीं मुकम्मल किया जितना उनसे एक्सपेक्टेशन था, जो उनका पोटेंशियल था, जो उनका कैलिबर था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका टैलेंट बहुत ही जबरदस्त था और ये मैच विनर्स थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक लेग स्पिनर, और दोनों ही जबरदस्त ग्रेट फील्डर्स। तो उनका वैल्यू भले ही बैटिंग हो या ना हो, लेकिन जो वैल्यू लाते थे गेंदबाजी में और फील्डिंग बहुत लाजवाब। मैं इसलिए थोड़ा सा मिसलीड होगा कि वो स्पिनिंग ऑलराउंडर चूज कर रहा था, इसलिए मुझे रवि शास्त्री याद आया, लेकिन अदरवाइज एंड मनिंदर वर आउटस्टैंडिंग। तो राजेश शर्मा का नाम सही लिया राजीव। आई थिंक अजय शर्मा मुझे अगर टीम में पिक करना होगा तो नंबर 5 या नंबर 6 आइडियल प्लेयर वुड बी अजय शर्मा, क्योंकि ये मेरे 6th बॉलिंग ऑप्शन के रूप में काम कर सकते थे अजय शर्मा। और 2-3 ओवर आसानी से डाल देते हैं, बहुत ही पावरफुल स्ट्राइकर। ब्रिलियंट। तो मेरे लिए विकेटकीपर बैटर होते चंद्रकांत पंडित और अजय शर्मा वुड कम इन एट नंबर 5। तो चलिए अब बारी आ गई, क्योंकि टाइम भी बहुत जल्दी भाग रहा है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होता है 80 और 90 के दशक में? अया सर, अगर आपको 2 खिलाड़ी चुनने हो जो सबसे महंगे हो, या ब्रैकेट चलिए हम दे देते हैं कि अगर आपको 3 ब्रैकेट डालना हो सबसे महंगे खिलाड़ियों के, तो कौन से होते हैं 3 सबसे महंगे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में? अगर इंडियन और फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स को अगर आप मिला लें तो मेरे 3 सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए कपिल देव, विभूति और जावेद मियांदाद। हाँ, तो ये बिकॉज ऑफ मैच विनर्स हैं और अवेलेबल होंगे और भारत में और वसीम अकरम। तो 4 खिलाड़ी हो गए। सबा भाई, क्योंकि आप लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं और आप जरूर देख रहे होंगे कि कौन सारे मैचेस खेलेगा, इंडियन पिचेस पे कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उस हिसाब से आप ऑक्शन में बहुत एग्रेसिव ऑक्शन में जाते। कौन से वो 4 खिलाड़ी आपके लिए होते विदेशी जो सबसे महंगे बिकते चेन्नई के लिए? मैंने चुना था मैल्कम मार्शल को। मुझे लगता है कि मैल्कम मार्शल शेयर स्पीड और शेयर डिटर्मिनेशन के लिए उनका पैकेज काफी स्ट्रांग रहता। उसके साथ साथ स्टीव वॉ, क्योंकि मेरे टीम में अगर मुझे कप्तान बनाना होता तो मैं स्टीव वॉ को बनाता। तो उनका देखिए, जैसे भी आप जहां भी आप कप्तान चूज करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ये सभी को पता है। इस वजह से मुझे लगता है कि स्टीव वॉ टफ कॉम्पिटिटर। और उसके साथ मैंने फॉरेन में एक और नाम जो दिया था मुझे लगता है कि मार्क वॉ, टॉप ऑफ द ऑर्डर, किस तरह वो बैटिंग करते थे, उनके लिए भी ज्यादा मुझे लगता है कि वैल्यू हो जाता। अजहर भाई का नाम लिया था आपने, अजहर भाई होते हैं आपके टॉप 4 में उस टाइम पे महंगे खिलाड़ियों में? आया सर, आपने नाम लिया था अजहर भाई का? तो मेरे ख्याल से अजहरुद्दीन, और उस वक्त तो कैप्टन भी थे इंडिया के काफी अर्से तक, तो उनका एक तो स्टार वैल्यू भी था, परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था, फील्डिंग गजब की। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनके ऊपर जो प्राइस लगता था वो टॉप, मेरे ख्याल से टॉप 4-5 में आते थे डेफिनेटली। ये हम लोग करना चाहिए राजीव कि ये हम लोगों को अपने व्यूअर्स को बोलना चाहिए कि आप 80s में, सिर्फ 80s की एक टीम हमें बना के दीजिए जो बेस्ट पॉसिबल 11 हो। नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट मंडे हम यही करेंगे कि हम दर्शकों से मंगाएंगे उनकी टीम और उस पर डिस्कशन करेंगे कि उनकी टीम में से कौन सबसे बेहतर टीम बना रहा है 80s में और एक हफ्ते 90s में। जी, 10 साल क्योंकि आज हमने इसलिए मॉक ड्रिल किया है ताकि हमारे जो दर्शक, हमारे व्यूअर्स, उनको पता चल जाए कि किस तरह से आपको टीम का फॉर्मेशन करना है आईपीएल के हिसाब से, और आपको ये भी देखना है कि 80s और 90s के खिलाड़ी कैसे आप लाते हैं और कहाँ पे आप उनको फिट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, या सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ रोज जुड़े आप 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricket वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है और @सैयद सबा करीम ये सबा भाई का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to founders Dinesh and Vivek about the path-breaking changes their AR edu-gaming startup PlayShifu has brought about. On Think Fast, Varun and Suchita talk to communications consultant Karthik Srinivasan. He shares his insights on brand stories, woke culture, and regional content. On Cyrus Says, a Cock and Bull episode with ex-producers Naveen Narona and Abbas Momin. Cyrus asked if they ever participated in a fancy dress competition. On All Things Policy, the Takshashila Institute folks discuss the importance of digital equity in achieving true progress.
And on probation se promotion tak, Abhinav gives us tips to be mindful of before seeking a mentor. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.